हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब बच्चों के सब मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, मैं रोज आपके लिए नई नई वैकेंसी बीच बीच में इन्फॉर्मेटिव वीडियो चलाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत शानदार, बहुत अच्छा होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर श्रीराम फाइनेंस जॉब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से फील्ड ऑफिसर से आप डायरेक्ट कैसे ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं, और कितना आपको टाइम लगता है, कितनी आपकी यहाँ पर सैलरी मिलती है, कितना आपका इंसेंटिव मिलता है, कितना आपका काम होता है, क्या क्या आपको काम करना पड़ता है अगर आप ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो मेरा भाई वीडियो पर नया है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का और इंस्टाग्राम आईडी का दोनों का लिंक है, आप मुझे वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों आपको पूरी देखनी है। अगर आप स्किप करते हैं, हो सकता है आपको वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दो, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जानने में दिक्कत हो और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में ना आए। तो वीडियो आपको पूरी देखनी है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के आगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप श्रीराम फाइनेंस जॉब में एज ए फ्रेशर ज्वाइन होते हो तो वहाँ से आप ब्रांच मैनेजर कैसे बन सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपके ब्रांच मैनेजर बनने के दो तरीके होते हैं जिनसे कि आप ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही तरीके बताने वाला हूँ कि आप दोनों तरीके से कैसे ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं। अब बात करते हैं, जो आपका सबसे पहला तरीका होता है कि आप फील्ड ऑफिसर से ब्रांच मैनेजर कैसे बन सकते हो, कितना टाइम लगता है, कितनी सैलरी, कितना इंसेंटिव आपको मिलता है। तो पहले तरीके पर हम बात करते हैं। अगर आप एज ए फ्रेशर कंपनी ज्वाइन करते हैं, जूनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव या फिर बिजनेस एग्जीक्यूटिव, तो उसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पर आपकी जो पोस्ट होती है वो OP1 होती है, अगर आप जूनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं। और अगर आप बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं तो उसमें आपकी OP2 पोस्ट होती है। इन दो पोस्ट पर कंपनी भर्ती करती है। इन दो पोस्ट में क्या अंतर होता है कि जो OP1 होती है वो छोटी पोस्ट होती है, जो OP2 होती है वो बड़ी पोस्ट होती है OP1 से। इन दोनों में सैलरी भी का भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। सैलरी OP2 की ज़्यादा होती है, OP1 की कम होती है। यहाँ पर अगर आपको सैलरी जाननी है इनकी, तो सैलरी आपकी यहाँ पर OP1 की जो होती है 16,000 के आसपास होती है, और जो आपकी OP2 की सैलरी होती है वो 19,000 के आसपास यहाँ पर आपकी सैलरी होती है। अब आपकी सेकंड बात करते हैं कि आपका अगर आप इन दोनों में ज्वाइन होते हैं तो आप यहाँ से ब्रांच मैनेजर कब बनोगे, कितना टाइम बाद। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका प्रमोशन, आपका जब यहाँ पर आपको प्रमोशन मिलता है, आप यहाँ पर प्रमोट करती है आपको कंपनी, उसके बाद आप यहाँ पर ब्रांच मैनेजर बनते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे प्रमोट करती है। अगर आप सिंपल OP1 में यहाँ पर कंपनी ज्वाइन करते हैं तो OP1 से OP2 आने में आपको 1 साल लगता है। 1 साल बाद आप OP2 हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, OP2 होने के बाद OP2 से आपको OP3 होने में कम से कम 3 साल लगते हैं। जब आप यहाँ पर OP2 हो जाते हैं तो OP2 में क्या होता है कि आपकी सैलरी बढ़ जाती है। OP2 से जब आप OP3 होते हैं, उसमें भी दोस्तों आपकी 2 से 3 हज़ार रुपये सैलरी बढ़ जाती है। और OP2 से दोस्तों OP3 हो जाते हैं। OP3 से जब दोस्तों आप OP4 जाते हैं, उसमें भी आपकी 3 साल लगते हैं, उसमें भी आपकी सैलरी बढ़ जाती है। OP2 से OP3 में भी आपकी सैलरी बढ़ती है, OP3 से OP4 में भी आपकी यहाँ पर सैलरी बढ़ती है। हर बार आपकी 2 से 3 हज़ार रुपये यहाँ पर सैलरी बढ़ जाती है। और आपको टाइम भी OP1 से 1 साल लगता है, OP2 से OP3 होने में 3 साल लगते हैं, OP3 से OP4 होने में 4 साल लगते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे पहले कलेक्शन मैनेजर बना दिया जाता है अगर आपका काम अच्छा है। कलेक्शन मैनेजर बनने के बाद आपको 2 से 3 साल या 4 साल आपको कलेक्शन मैनेजर का काम करने के लिए दिया जाता है। कलेक्शन मैनेजर जब आप यहाँ पर अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं, ब्रांच की कलेक्शन अच्छी होती है, मतलब जितने भी कलेक्शन मैनेजर के काम होते हैं, कलेक्शन मैनेजर अगर उनको अच्छे तरीके से करते हैं तो उनको फिर क्या होता है, कंपनी 2 से 3 साल या 4 साल बाद कंपनी प्रमोट कर देती है, उनको ब्रांच मैनेजर बना देती है। तो आपको कलेक्शन मैनेजर बनना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको ब्रांच मैनेजर यहाँ पर बनना पड़ेगा। सैलरी, अगर आप एक एवरेज सैलरी पूछते हैं मुझसे कि आप ब्रांच मैनेजर की एवरेज सैलरी क्या होती है, कितना वो पैसा कमा सकते हैं, तो उनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो होती है दोस्तों 50,000 के आसपास उनकी एवरेज सैलरी होती है ब्रांच मैनेजर की। और उनका जो इंसेंटिव होता है, इंसेंटिव दोस्तों कोई फिक्स नहीं होता है। इंसेंटिव जो भी जितना काम होता है ब्रांच में, उसके हिसाब से उनको इंसेंटिव यहाँ पर आता है। फिर भी अगर आप नॉर्मल इंसेंटिव मानते हैं कि कितना इंसेंटिव कमा सकते हैं, तो 20 से 30 हज़ार के बीच में ब्रांच मैनेजर आराम से इंसेंटिव कमा सकते हैं। इंसेंटिव इससे कम भी हो सकता है, इंसेंटिव इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये थी दोस्तों सैलरी और इंसेंटिव की बात।
जो ब्रांच मैनेजर होता है। ये दोस्तों मैंने आपको बताया पहला तरीका। कि अब बात करते हैं जो दोस्तों आपको यहाँ पर दूसरा तरीका होने वाला है कि दूसरे तरीके से आप डायरेक्ट कैसे फील्ड से ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं। अब दूसरा तरीका दोस्तों आपका होने वाला है कि कंपनी में जो आरआर में जॉब करता है दोस्तों। अब आप पूछेंगे कि ये आरआर क्या होता है। आरआर के ऊपर दोस्तों मैं वैसे डिटेल में एक वीडियो ले आऊँगा, बाकी आज आपको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। आरआर होता है दोस्तों, आप इसको एक तरीके से मिनी ब्रांच भी बोल सकते हैं, आप इसको एक छोटी ब्रांच भी बोल सकते हैं। जब कंपनी का होता है दोस्तों, कंपनी के कंपनी, अब जैसे कि आपकी यहाँ पर कंपनी है जहाँ पर आप रहते हो, उसके 50-100 किलोमीटर दूर तक कोई दूसरी और कंपनी नहीं है। अगर वहाँ पर काम अच्छा है तो कंपनी क्या होता है कि कंपनी वहाँ पर दूसरी ब्रांच खोलने की सोचती है, जिसकी वजह से कंपनी मतलब कम से कम 50 किलोमीटर दूर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच मतलब बनाने में कम से कम 50 किलोमीटर का डिस्टेंस देखती है। वहाँ पर क्या होता है, कंपनी जब नई ब्रांच बनाने की सोचती है तो सबसे पहले वहाँ पर एक आरआर खोल दिया जाता है। आरआर होता है दोस्तों, आप एक छोटी ब्रांच बोल सकते हो जिसमें कि 1 से 2 बंदे काम करते हैं। अगर वहाँ पर दोस्तों काम अच्छा होता है, वहाँ पर काम बढ़िया मतलब होता है, तो कंपनी क्या होता है धीरे धीरे फिर उस आरआर को ब्रांच में कन्वर्ट कर देती है, उसको ब्रांच बना देती है। उसमें दोस्तों काम करने का फ़ायदा क्या होता है, जो भी लड़का उस आरआर में काम करता है, अगर वो काम अच्छा कर रहा है वहाँ पर, उसने बढ़िया फंडिंग की, बढ़िया सेल्स की है, वहाँ से बढ़िया फाइलें की है, कलेक्शन बढ़िया की है वहाँ से, और मतलब जो भी उसका आरआर काम होता है वो अगर सब कुछ टोटल बढ़िया रहता है तो कंपनी फिर उसको आरआर को ब्रांच बना देती है। और उसका क्या फ़ायदा होता है, जो उस ब्रांच का मैनेजर होता है वो उसी लड़के को ब्रांच का मैनेजर बना दिया जाता है, आरआर का, जो लड़का आरआर देखता था। तो सबसे बेहतरीन है कि अगर आपको आरआर में जॉब मिलती है तो आप आरआर जॉब ज्वाइन कर लेना है आपको। उसके बाद क्या होता है कि अगर 4-5 साल में या 5-6 साल में अगर वहाँ पर बड़े रिजल्ट मिलते हैं और बढ़िया वहाँ पर काम होता है तो कंपनी उसको ब्रांच बना देती है। और उसी में फिर अगर आपकी आरआर में जॉब है, आपकी ब्रांच आरआर में बढ़िया काम है, आपकी आरआर ब्रांच बन रही है, तो उसमें आपको ब्रांच मैनेजर बना दिया जाता है। तो इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि आपको 10 साल, 12 साल, 5 साल, 7 साल, वो होता है कि आपके वहाँ पर कैसा काम है, कितना काम है, काम के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितने जल्दी आरआर ब्रांच बनती है। उस ब्रांच में फिर आपका ही वहाँ पर ब्रांच मैनेजर बना दिया जाता है। इस एक ये तरीका होता है आपका दोस्तों ब्रांच मैनेजर बनने का। दोस्तों सैलरी दोनों में, इंसेंटिव दोनों में सेम होता है, लेकिन ये जो पहला तरीका था जो कि आपका OP 1, 2, 3, 4, उसके बाद कलेक्शन मैनेजर, उसके बाद ब्रांच मैनेजर, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर आप डायरेक्ट आरआर ज्वाइन करते हो तो उसमें क्या फ़ायदा होता है आपको कि आप डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर बनते हो। उसमें आपको दोस्तों कलेक्शन मैनेजर नहीं बनाया जाता है, उसमें डायरेक्ट आपको फील्ड से ब्रांच मैनेजर बना दिया जाता है, जिसमें कि आपका जल्दी यहाँ पर प्रमोशन भी आपके हो जाते हैं। अगर आप आरआर में जॉब करते हैं, आरआर आपकी अच्छी चल रही है, तो वहाँ से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये थे दोस्तों 2 तरीके जो कि मैंने आपको बता दिया कि कैसे फील्ड ऑफिसर फील्ड से ब्रांच मैनेजर बन सकता है। सबसे पहले 2 तरीके बताए थे मैंने आपका। जो पहला तरीका होता है कि OP 1, OP 2, OP 3, OP 4, OP 4 के बाद आपका यहाँ पर क्या होता है कि कलेक्शन मैनेजर बना दिया जाता है। कलेक्शन मैनेजर में अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको यहाँ पर ब्रांच मैनेजर बना दिया जाता है दोस्तों। इसमें कम से कम आपका 8-9 साल या 10 साल तक भी लग जाते हैं आपको ब्रांच मैनेजर बनने के लिए। तो इसमें कम से कम आपको दोस्तों यहाँ पर इतना टाइम लगने ही वाला है। प्लस सैलरी इसकी है, जैसे कि मैंने आपको बताई है, सैलरी आप इसकी 50,000 तक आप इसकी सैलरी मान सकते हैं। और उसके साथ में आपको यहाँ पर इंसेंटिव जो इनका होता है, इंसेंटिव भी आपका 20 से 30,000 रुपये के बीच में आराम से आपका इंसेंटिव यहाँ पर बन जाता है अगर आप ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं तो। और जो दोस्तों दूसरा तरीका था यहाँ पे जो कि मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था कि आप कैसे डायरेक्ट फील्ड से ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं, तो वो होता है कि आप आरआर में आपको जॉब ज्वाइन करनी है, आरआर में आपको काम अच्छा करके दिखाना है। अगर कब ब्रांच आरआर में काम अच्छा होता है तो कंपनी उसको ब्रांच बना देती है। वो जब ब्रांच बनती है फिर उसमें आपको ही ब्रांच मैनेजर वहाँ पर बना दिया जाता है। इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, वो होता है कि आपका काम यहाँ पर कैसा चल रहा है, काम के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी जल्दी काम अच्छा होगा उतनी जल्दी कंपनी उस आरआर को ब्रांच बना देती है। ये होता है। सैलरी वहाँ की भी सेम होती है, इंसेंटिव वहाँ का भी सेम होता है, बस वहाँ पर क्या होता है आपको कलेक्शन मैनेजर नहीं बनाया जाता,
आपको डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर बनाया जाता है और उसमें आपको टाइम भी कम लगता है। इस तरीके से आपका यहाँ पर ब्रांच मैनेजर बनते हैं। और जो उनका काम होता है ब्रांच मैनेजर का सेम काम होता है। अगर आप आरआर से बनते हैं या फिर आप फील्ड कलेक्शन मैनेजर से बनते हैं तो आपका काम दोनों का सेम ही होने वाला है। यहाँ पर जो आपका यहाँ पर काम होता है, जितने भी ब्रांच के काम होते हैं, चाहे वो फिर सेल्स का काम हो या फिर आपका कलेक्शन का काम हो या फिर आपका लीगल का काम हो, वो सारा कुछ आपके यहाँ पर ब्रांच मैनेजर के अंडर में ही होता है। अगर ब्रांच में कुछ होना है या फिर ब्रांच में कुछ आना है जाना है, अगर फील्ड में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी मतलब किसी कस्टमर को कोई दिक्कत होती है तो उसको ब्रांच मैनेजर ही हैंडल करते हैं। आपकी बैक ऑफिस को भी ब्रांच मैनेजर ही कमांड करते हैं। आपको कलेक्शन मैनेजर को भी आपके ब्रांच मैनेजर हैंडल करते हैं। आपके जो लीगल डिपार्टमेंट होता है उसको भी ब्रांच मैनेजर ही देखते हैं। जो आपका फील्ड का प्रोसेस होता है उसको भी ब्रांच मैनेजर ही करते हैं। जो आपके जो आपके फील्ड ऑफिसर होते हैं उन सबको भी फील्ड ब्रांच मैनेजर ही देखते हैं। तो जितना भी ब्रांच का जो भी टोटल काम होता है वो सब ब्रांच मैनेजर ही देखते हैं। उसमें फिर कुछ भी काम हो सब ब्रांच मैनेजर के अंडर से ही होता है। तो ये थी दोस्तों आज की डिटेल, जो कि मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दी है कि ब्रांच मैनेजर कितना टाइम लगता है, कितनी उनकी सैलरी होती है, कितना उनका इंसेंटिव होता है, क्या उनका काम होता है। पूरी डिटेल दोस्तों मैंने आज आपको बता दिया है। अगर इससे अलग आपको कुछ समझ नहीं आता है, आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक डाउट का आपको आंसर दूंगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप मुझे वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।